Hello everyone, welcome to Mission 360. With this video, we are going to start a new series of videos of NCERT books. So today, we'll be starting with class 8 Social and Political Life book, and the first chapter of this book is the Indian Constitution. So this chapter, the Indian Constitution, starts with a very important question. And the question is, why does a country need a constitution? So before we understand why does a country actually need a constitution, पहले हम ये समझ लेते हैं कि constitution होता क्या है. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक इंट्रोडक्शन से कि अगर हम एक गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक फुटबॉल गेम खेल रहे हैं या फिर हम एक हॉकी का गेम खेल रहे हैं और उस गेम का कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, तो फिर वो गेम रहेगा ही नहीं. अगर हमने ये सेट नहीं किया है कि फुटबॉल को वी हैव टू प्ले विथ अ फुटबॉल एंड वी हैव टू किक दैट बॉल विथ अ लेग, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई उसे हाथ से उठाएगा और गोल कर देगा, क्योंकि रूल ही नहीं बनाया ना कि पैर से ही मारना है. तो ये इम्पोर्टेंस होती है एक गेम में रूल्स की. तो इसी तरह जब एक सोसाइटी फॉर्म होती है तो उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ तरीकों की जरूरत होती है जो हमें वेल ले डाउन करने पड़ते हैं. अगर एक सोसाइटी है तो उसमें बहुत सारी मेंटालिटी के लोग रहेंगे, बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग रहेंगे जिनका नज़रिया डिफरेंट होगा. ज़रूरी है कि एक बात किसी एक ग्रुप को अच्छी लगे और वही बात किसी दूसरे ग्रुप को अच्छी ना लगे. तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने होंगे जिसके अकॉर्डिंग एक सोसाइटी गवर्न होगी, जिसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि पूरी तरह से गलत होंगी. उसके लिए कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे उसके लिए पनिशमेंट्स होंगी, या फिर कुछ चीज़ें जो पूरी तरह से गलत है उसे कैसे नहीं फॉलो होने देना है. अब अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं जिससे कि हम जिन लीडर्स को चूज करते हैं हमें गवर्न करने के लिए अपने बिहाफ पे, वो पावर्स का मिसयूज ना कर सके. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिटन सेट ऑफ रिकॉर्ड, रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो अगर ये रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो सोसाइटी एक प्रॉपर तरीके से गवर्न नहीं होगी. एक सोसाइटी प्रॉपर तरीके से गवर्न हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है. और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वो एक रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. जिस तरीके से सिटीजन्स चाहते हैं गवर्न होना, जिस तरीके से सिटीजन्स चाहते हैं सोसाइटी को रखना, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में वेल ले डाउन रहती हैं. अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक फोटो से, जिसमें कि हम देखते हैं कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं. तो ये असेंबली क्या है? ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है. इसी असेंबली ने आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. अब ये असेंबली फॉर्म कब हुई थी? तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की. अब ये डिमांड इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि तब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड की थी कि उन्हें एक ऐसी असेंबली बनानी है जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें केवल और केवल इंडियंस होंगे. तो ये जो असेंबली थी वो दिसंबर 1946 में बनी, और दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से ले डाउन की गई थी. जो भी लेसन्स हमने सीखे थे अपने पास से, अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से ले डाउन की गई थी. इसे एक बहुत ग्रेट आइडियलिज्म के साथ बनाया गया था क्योंकि हमने अपनी इंडिपेंडेंस बहुत स्ट्रगल के साथ पाई थी.
तो जितनी भी चीज़ें हमें लगती थी कि हमें अपनी सोसाइटी में चाहिए, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जब गवर्न होते थे तो हम ये देखते थे कि हमें क्या क्या चीज़ें करने की इंडिपेंडेंस नहीं है, किस किस चीज़ को करने की इंडिपेंडेंस सिटीजन्स को होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए, गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, इसे ऐसे नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने अपने, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो हमने देखी थी कि ये सारी चीज़ें एक सोसाइटी में होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को हमने रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ग्रेट आइडियलिज्म के साथ बनाया गया है, क्योंकि हमारी जो लर्निंग रही है हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से, वो बहुत एनरिचिंग रही है। तो वैसे आजकल सारे ही कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो भी डेमोक्रेसी है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बहुत अच्छे चांसेस है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो ही हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से गवर्न होगी, और जब हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो वो सोसाइटी कैसे गवर्न होगी, कैसे हमारे लीडर्स पावर्स का मिसयूज ना करें, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत लाइकली है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन अगर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेसी हो। कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफ्लेक्ट करेगा कि वो एक्चुअली कंट्री है कैसी, वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, वो कंट्री कैसे गवर्न होती है, वो कंट्री में डेमोक्रेसी है या फिर मोनार्की है, उसमें पावर किसके हाथ में रेस्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखी होती हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक सोसाइटी होगी कैसी, है कैसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो ये है कि फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in। इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो कुछ सर्टेन आइडियल्स को अपने अंदर लिखा हुआ है, या फिर उसके अंदर वो आइडियल्स लिखे हुए हैं, वो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ये कुछ बेसिस बना रहा है कि उस कंट्री का, जिस कंट्री में सिटीजन्स वहां के रहना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वही है। वो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सोसाइटी को, ऐसी कंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसमें वहाँ के सिटीजन्स रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स ही हैं, उनके द्वारा चूज किए हुए लीडर्स ही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो जिस तरीके से सिटीजन्स रहना चाहते हैं वही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो जो सर्टेन आइडियल्स हैं, जिन आइडियल्स के साथ सिटीजन्स रहना चाहते हैं, जिन आइडियल्स के साथ सिटीजन्स एस्पायर करते हैं कि हाँ ऐसी सोसाइटी में हमें रहना है, इस एक सोसाइटी में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। अगर हम इसे दूसरी तरीके से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है, मतलब हमारी सोसाइटी डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, किस तरीके से गवर्न होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरह से ले डाउन है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है टू सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। जब एक सोसाइटी है तो उसमें बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं जिनकी बिलीव्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो कुछ कॉमन बिलीव्स हैं जिन पे सारी ही कम्युनिटी, सारे ही लोग एग्री करते हैं, और वो जो कॉमन बिलीव्स है, कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लिखे हुए हैं। दिस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल इतना ही नहीं इंक्लूड करता कि हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बल्कि ये भी इंक्लूड करता है कि वो कौन से बिलीव्स हैं, वो कौन से रेगुलेशंस हैं, कौन से रूल्स हैं, जिस पे हमारा पूरा जो कंट्री है, पूरे कंट्री के लोग किस पे एक साथ खड़े होते हैं, किस पे एक साथ एग्री करते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये हमें अपनी सोसाइटी में चाहिए, हमें एज अ सिटीजन ऐसी कंट्री में रहना है जिसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हों।
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा है, हमारी सोसाइटी एक्चुअल में है कैसी। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है नेपाल का। तो नेपाल इज अ कंट्री जो कि इंडिया की नेबर है, और वो इंडिया को नॉर्थ में इंडिया के नॉर्थ में उसकी बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के साथ। तो जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब अभी नेपाल इज अ डेमोक्रेसी, तो उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, जो कि उन्होंने 1990 में अडॉप्ट किया था, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह से थे जिसमें ये दिखता था कि जो फाइनल पावर है, जो पूरी की पूरी पावर है, वो उनके किंग के पास है। मतलब कि जो किंग कह देंगे लास्ट में वही माना जाएगा। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी कि जो फाइनल पावर है, फाइनल अथॉरिटी है, वो किंग के साथ रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जब वो मोनार्की था नेपाल, तभी भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी वो मोनार्की नहीं है, अभी भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब वो मोनार्की था तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये दिखा रहा था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हाँ वो मोनार्की है, क्योंकि जो फाइनल पावर थी वो किंग के पास थी। अभी वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जब नेपाल एक मोनार्की था तो लोगों ने नेपाल के बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, क्योंकि उन्हें एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा फाइट किया अगेंस्ट मोनार्की, अगेंस्ट द किंग, और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की। तो जब उन्होंने डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की तो उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसलिए चेंज किया, या उन्हें इसलिए चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये दिखाता था कि जो फाइनल पावर है वो किंग के पास है, और इन सिटीजन्स को जो नई सोसाइटी चाहिए थी, जो नई कंट्री चाहिए थी, उन्हें उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए थी जिसमें कि फाइनल पावर या फिर पावर किसी एक के हाथ में रहती हो। उन्हें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए थी। तो इसलिए उन्हें अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन आइडियाज को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या फिर उस चीज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था जिससे उनकी सोसाइटी गवर्न होनी चाहिए, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि सोसाइटी गवर्न हो। जो उन्होंने दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो सारे रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे तरीके लिखें जिससे कि उनकी कंट्री गवर्न होनी चाहिए, या फिर वो जैसी कंट्री में रहना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि एक गेम है फुटबॉल, उसमें अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर देते हैं, मान लीजिए फुटबॉल को हम लोग पैर से खेलते हैं और हम पैर से मारकर उसे गोल करते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं हाथ से मार करके गोल करना है, तो वो दूसरा गेम बन जाएगा। बास्केटबॉल में अगर हम ये कह दें कि पैर से मार करके बास्केट करना है, तो वो एक दूसरा गेम हो जाएगा, शायद बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाए। तो अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर देते हैं जो फंडामेंटल है सोसाइटी के, तो वो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी कैसे गवर्न होती है, वो पूरी की पूरी चेंज जाएगी। और कुछ यही रिफ्लेक्ट हुआ नेपाल के केस में, जब उनके पास, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब मोनार्की था तभी भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था। ऐसा नहीं है कि जब डेमोक्रेसी आई तभी कॉन्स्टिट्यूशन लाया। जब मोनार्की था तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन था, जब डेमोक्रेसी लाए तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट थे। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने जगह पर ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि अभी एट प्रेजेंट जो सोसाइटी है वो किस तरीके से गवर्न हो रही है। जब मोनार्की था तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें साफ साफ लिखी हुई थी कि जो फाइनल पावर है वो किंग के पास रहेगी। जब डेमोक्रेसी हुई तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये साफ साफ बता रहा था कि जो लोग होंगे वो अपने बिहाफ पे लीडर्स को चूज करेंगे, फिर लीडर्स कैसे काम करेंगे, क्या उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें कैसे काम करना है कि जिससे वो पावर का मिसयूज ना कर पाए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जिस तरह से एक गेम में इम्पोर्टेंस है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है एक कंट्री में, एक सोसाइटी में, इवन उससे भी ज्यादा। क्योंकि यदि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, ये नहीं पता होगा कि कंट्री को कैसे गवर्न करना है, तो वो पूरा एक केओस होगा। और
क्योंकि जैसे इंडिया एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट। तो अगर सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, अगर हमने अनटचेबिलिटी को गलत नहीं लिखा होता अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शायद अभी बहुत ज़्यादा बवाल हो रहे होते इंडिया में, बहुत सारे जगह पे हो रहे होते कि नहीं हम अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे। फिर जो लोग अनटचेबल के नाम से जाने जा रहे होते वो लोग कहते नहीं हमारा राइट है फ्रीडम के साथ रहना, हम भी इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं। या फिर अगर हम कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो केवल मुस्लिम्स को फेवर कर रहे होते हैं या फिर हिंदू को फेवर कर रहे होते हैं, सेकुलर नहीं होती, तो हो सकता है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स हो रहे होते। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फॉर द पीस ऑफ सोसाइटी, फॉर हाउ द कंट्री इज गवर्न। सो दिस is the first reason why a country needs a constitution. So in this video we saw one of the importance, why does a country needs a constitution and what a constitution really is.